बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का इतिहास विषय से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्वागत करना चाहूँगा मुन्ना दास क्लासेस में। बच्चों, यदि अच्छा लगे तो मेरा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और कैसे क्या समझना है। तो सबसे पहले हम आप लोग को टॉपिक का नाम लिखता हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसको जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किन कारणों से हुआ था, क्यों हुआ था। ये तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग को ये समझना है कि ये राष्ट्रवाद जो है किन कारणों से हुआ था। तो आपको यहाँ पर समझना है कि यूरोप में राजतंत्र, इसको अंग्रेजी में मोनार्की कहते हैं। यूरोप में राजतंत्र का अंत हुआ और राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। राजतंत्र का अंत हुआ और राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। इसके बाद आपको समझना है इस टॉपिक में जो सबसे प्रथम पहले जो पढ़ना है, क्योंकि आप 9 क्लास में पढ़े होंगे फ्रांसीसी क्रांति, और उसमें आप अच्छी तरह से समझे होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। हम लोग इसी विषय पर आधारित आज हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय जो चैप्टर है, उसी कहानी को फिर से हम लोग को एक बार इसमें समझना है और फ्रांस की वजह से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पहला जो इस अध्याय में पढ़ना है उसमें हम आपको बताना चाहूँगा कि एक व्यक्ति है फ्रेडरिक सारियो। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस टॉपिक का शुरुआत यहीं से शुरू हुआ है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये फ्रेडरिक सारियो कौन थे। 1848 ईस्वी में एक फ्रांसीसी कलाकार थे जिन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बनी थी। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार
थे जिन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बनी हुई थी। तो ये था प्रथम परिचय हमारे इस चैप्टर का, जो आपको शुरुआत में पढ़ना था, पहला टॉपिक। अब हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ते हुए इस अध्याय में अब हम लोग समझेंगे यहाँ से कि आगे इसमें हुआ क्या था इस चैप्टर में। तो सर, तो यहाँ आप लोग को हम नंबर 1 पॉइंट से आप लोग को समझाना चाहूँगा कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार ये क्या था, इसको हम लोग समझेंगे। कैसे लोगों के अंदर में राष्ट्रवाद का विचार आया इसको। तो सबसे पहले हम कहेंगे आप लोग राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फिर फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए उठाए गए कदम क्या थे, इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ हम नंबर 1 पॉइंट से समझते चलेंगे। नंबर 1 2 पितृभूमि, ला पैट्री और नागरिक विचार। दूसरा नंबर में आता है वहाँ नया फ्रांसीसी झंडा को अपनाया गया, जिसे तिरंगा के रूप में राष्ट्र ध्वज बना। उसके बाद स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। उसके बाद फिर वहाँ नई स्तुतियाँ रची गई और शपथ ली गई। उसके बाद केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था
प्रणाली बनाया गया। उसके बाद आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया। फिर वहाँ पर भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई। फिर फ्रांसीसी को आम फ्रांसीसी को यानी फ्रेंच भाषा को आम लोगों के लिए अपनाया गया, जो अपनाया गया। ठीक है, यानी फ्रेंच भाषा को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे कि सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना था। तो हमने बताया कि फ्रेडरिक चारियो 1848 ईस्वी में एक चित्र बनाया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से बनी थी। अब वहाँ इस चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना था उस चीज़ को हमें समझना है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, वहाँ पर लोगों में इस तरह का विचार कैसे आया, क्यों आया, ये हमको समझना है। तो सबसे पहले पॉइंट में आपको देखना है कि राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो राजा, एक अयोग्य राजा जो था लुई 16वां, उन्होंने किसी के दबाव में शासन नहीं करता था। वो एक निरंकुश शासक था और जनता के ऊपर बहुत सारी अत्याचार, शोषण, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था सही से नहीं था। कुछ लोगों को ही विशेषाधिकार प्राप्त था, जिसके वजह से वहाँ की जनता काफ़ी त्रस्त हो गया था, काफ़ी परेशान था और उन्होंने 1789 ईस्वी में बदलाव के लिए क्रांति किया। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए बहुत सारी कदम उठाया गया था, जिसमें से मुख्य इस प्रकार है। पहला है पितृभूमि और नागरिक विचार। दूसरा है वहाँ नया फ्रांसीसी झंडा को अपनाया गया, जो एक तिरंगा के रूप में, राष्ट्रध्वज के रूप में तैयार हुआ, है ना। स्टेट जनरल को चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त किया गया, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया, भार और माप की एक समान प्रणाली लागू की गई। फ्रांसीसी को यानी फ्रांस में फ्रेंच भाषा को आम लोगों के लिए ये फ्रेंच भाषा अपनाया गया और इस प्रकार से वहाँ लोगों के अंदर में एक नया विचार और नए तरह के बदलाव आया। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद जो है वहाँ पर एक व्यक्ति, फ्रांस के शासन में जब लुई 16वां को वहाँ से लोगों ने हटा दिया, तो एक व्यक्ति का आगमन होता है जिनका नाम है नेपोलियन। और ये नेपोलियन फ्रांस में 1789 यानी 99 से 1815 तक शासन करता है।
अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये इसके आने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो इसमें आपको जानना है फ्रांस में 1799 से लेकर के 1815 तक शासन किया। कौन किया? तो नेपोलियन ने किया। फिर 1799 में उन्होंने प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया। कहाँ का? फ्रांस का। इसके बाद उन्होंने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता अथवा नेपोलियन संहिता या नेपोलियन कोड कहा जाता है, जिसमें उन्होंने फ्रांस में जो सुधार किया वह वर्णित है। इसके बाद हमें समझना है ये नेपोलियन संहिता में क्या क्या प्रावधान किया गया और क्या क्या सुधार किया गया। तो यहाँ आपको समझना है कि कानून के समक्ष उन्होंने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। फिर वहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसका को सरल बनाया। फिर सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। फिर वहाँ के किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाया। फिर उन्होंने यातायात और संचार प्रणालियों में सुधार किया। फिर इस तरह से बहुत सारे अनेकों सुधार इन्होंने फ्रांस में किया। और जब तक ये शासन किया यानी 1799 से लेकर के 1815 तक शासन किया। और इस प्रकार से उन्होंने सत्ता में जब आया तो 1804 ईस्वी में उन्होंने एक कानून बनाया, मैंने बहुत सारे सुधार किया जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से वहाँ फ्रांस में काफ़ी बदलाव हुआ, क्योंकि लुई 16वां के द्वारा बहुत सारे ऐसे असमानताएं थी जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार नहीं था, किसी को विशेषाधिकार था, किसी को कुछ खास वर्ग को ही टैक्स देना पड़ता था। इस तरह से बहुत सारी वहाँ लोगों के लिए
परेशानियां खड़ा हो गई थी, जिसके चलते वहाँ की जनता काफ़ी असंतोष राजा के खिलाफ रहता था और उन्होंने 1789 ईस्वी में क्रांति किया। इसके बाद इस तरह से ये कहानी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग को समझना कि ये नेपोलियन ने वहाँ पर बहुत सारी सुधार किया। सुधार करने के बाद फिर क्या हुआ, तो यहाँ हम थोड़ा समझेंगे नेपोलियन का सुधार के बाद इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको समझना होगा यहाँ कि जब तक नेपोलियन रहा, लेकिन कुछ दिनों के 1815 के बाद इन्होंने क्या किया, नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली। लोगों का जो राजनीतिक स्वतंत्रता था छीन लिया और करों में वृद्धि की। फिर सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया। तो ये प्रभाव पड़ा। अब हम लोग जो है समझेंगे, जो नेक्स्ट आप लोग को पढ़ना है वो यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए हम देखते हैं। यहाँ तक हमें नेपोलियन की कहानी पता चल गया। अब आगे हम लोग इसका देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि